हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर रिसोर्स अलोकेशन में रिसोर्सेज के सारे जो इंस्टेंस है वो सिंगल वाले हो, मतलब रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस टाइप के हो, तो वहां पर हम सिर्फ साइकिल देखकर बता सकते हैं कि डेडलॉक है कि नहीं है। साइकिल है मतलब डेडलॉक है, साइकिल नहीं है मतलब डेडलॉक नहीं है। इसलिए डेडलॉक अवॉइडेंस जो है वो ये देखेगा कि किसी रिसोर्स को अलोकेट करने के बाद किसी प्रोसेस को साइकिल क्रिएट हो रही कि नहीं हो रही रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ में। अगर हो रही है तो उस अलोकेशन को वो नहीं करेगा। दोस्तों, अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंस हो तो ऐसे केस में साइकिल सफिशिएंट नहीं होगा डेडलॉक को बताने के लिए, और यहाँ पर हम यूज करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम को, जो हमें सेफ और अनसेफ स्टेट को बताएगा। तो आइए समझते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम को। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा बिकॉज यहाँ पर हम हर एक एस्पेक्ट को देखने वाले बैंकर्स एल्गोरिथम के। न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफी आसान होता है बैंकर्स एल्गोरिथम के, लेकिन यहाँ पर हम एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को भी देखेंगे ताकि आप समझ पाए कि क्यों हम एक्चुअली प्रैक्टिकली बैंकर्स एल्गोरिथम ये सब अप्लाई नहीं करते ज्यादातर, बिकॉज इनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इसी के थोड़े से जो आप कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म है, जैसे आगे मैं आपको डिटेक्शन में बताऊंगा कि बैंकर्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म यूज होता है, तो क्यों हम बैंकर्स को एक्चुअली यूज नहीं करते ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये एल्गोरिथम काफी अच्छा है और ये सब चीजें हम इसलिए पढ़ते हैं। देखो, आप सोचोगे कि यार यूज नहीं होता फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज आपको पता तो चले कि जो एल्गोरिथम्स बनाए गए उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, ताकि आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बढ़ पाए कि भाई लोगों ने क्या क्या प्रपोज किया, लोगों ने क्या क्या सोचा डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। तो अभी ये डेडलॉक ये सब चीज़ों पे अभी भी रिसर्च चालू है कि इस पे और भी क्या कोई अच्छा एल्गोरिथम बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो ये दोस्तों हम समझते हैं कि ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है ये मल्टीपल इंस्टेंस में कैसे अनसेफ स्टेट को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये किन किन डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। तो दोस्तों बेसिकली जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, अगर मैं बेसिक लेवल पे बताऊं तो ये बेसिकली एरे का यूज करता है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। वो जो अलग अलग टाइप के हम एरेस बनाते हैं उनके जो यहाँ पर नेमिंग है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कौन कौन से यहाँ पर 1 डायमेंशनल एरे का यूज होता है, कौन कौन से 2 डायमेंशनल एरे का यूज होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है अवेलेबल मैट्रिक्स। तो अवेलेबल मैट्रिक्स एक 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है। 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स को वेक्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अवेलेबल मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अवेलेबल मैट्रिक्स बेसिकली हमें बताता है कि हर एक रिसोर्स का कितना इंस्टेंस अभी करेंटली एट प्रेजेंट सिस्टम में अवेलेबल है। तो इसे हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर मतलब 1 डायमेंशनल एरे ऑफ लेंथ m इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप। यहाँ पर मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि एट प्रेजेंट अभी कितना अवेलेबल है, नॉट मैक्सिमम कितना अवेलेबल है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सिस्टम में प्रिंटर का टोटल 10 इंस्टेंस है और उसमें से 5 यूज हो गया तो अवेलेबल कितना है 5। ओके, मैक्सिमम कितना है 10। तो अवेलेबल मतलब एट प्रेजेंट कितना अवेलेबल है। ओके, सो इसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों मैंने एक एरे दिखाया हुआ है और एरे के ऊपर R1 R2 R3 R4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि एरे का जो 0th पोजीशन है वो बता रहा है R1 की कितनी हमारे पास इंस्टेंस एट प्रेजेंट है, कितना है 5। R2 का कितना इंस्टेंस है 1। ठीक है, तो हर एक इंडेक्स के साथ हम एक क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को एसोसिएट कर रहे हैं, इसलिए इसे एज अ वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस यहाँ पर 5 4 3 7 बस ऐसे रेंडमली कुछ भी लिख दिया। वो ऑर्डर्ड मतलब सीक्वेंस में है। मतलब 5 जो है इंडेक्स 0 पे है तो एसोसिएटेड है विथ व्हाट R1, मतलब इंडेक्स 0 इज एसोसिएटेड विथ R1। इंडेक्स 1 जो है एसोसिएटेड है विथ R2। तो एसोसिएशन है, एक डायरेक्शन है, राइट। That's why it is 1 dimensional array in this case is also known as vector. Okay, बाकी आपको उतना और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कंसेप्ट देखेंगे तो और आप अच्छे समझ जाएंगे कि रियल इंप्लीमेंटेशन जब होती है ये सब चीजों की प्रैक्टिकली, तब वेक्टर एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए कि 1 डायमेंशनल एरे को यहाँ पर वेक्टर कहा जा रहा है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि ये हमारे पास एक 1 डायमेंशनल एरे है जिसमें हर एक पोजीशन में जो वैल्यू है वो बता रही है कि उस रिसोर्स का एट प्रेजेंट कितनी अवेलेबिलिटी है। सो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखिएगा जो है मैक्स मैट्रिक्स। मैक्स मैट्रिक्स दोस्तों मतलब ये हमें बताएगा कि हर एक प्रोसेस की मैक्सिमम डिमांड कितनी है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास n प्रोसेस है तो हर एक प्रोसेस हर एक रिसोर्स का कितना मैक्सिमम डिमांड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है जिसमें जो रोज होते हैं वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे देखें तो इट इज n by m मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये जो m क्या है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर दोस्तों n by m में n नंबर ऑफ प्रोसेस है, m जो है नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। तो इस एग्जांपल को देखिएगा जिसमें हमारे पास जो रोज है वहां पर दोस्तों 3 रो है और उसको मैंने P1 P2 P3 नाम दिया है, मतलब प्रोसेस। और यहाँ पर जो कॉलम है उसे मैंने R1 R2 R3 R4 दिया है, मतलब कॉलम रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रोज है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये अगर मैं एंट्री देखूं तो इसका मतलब होता है P1 जो है वो रिसोर्स R1 की मैक्सिमम डिमांड 2 कर रहा है, मतलब उसे फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा 2 लगेगा। और वैसे दोस्तों अगर हम लोग ये एंट्री देखें इसका मतलब है P1 जो है वो रिसोर्स R4 का मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 इंस्टेंस की डिमांड करेगा फ्यूचर में।
मतलब पूरा का पूरा उसके लाइफ साइकिल में मैक्सिमम कितना लगने वाला है ये हम इस मैट्रिक्स के थ्रू बता रहे हैं, पूरा का पूरा। पूरे जब वो एग्जीक्यूट होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा। वैसे दोस्तों आप देखोगे ये P3 की बात करें तो P3 जो है R1 का मैक्सिमम 2 इंस्टेंस लेगा, R2 का 3 लेगा, R3 का 3 लेगा, R4 का 1 लेगा। तो किसी भी रिसोर्स का मैक्सिमम इंस्टेंस कितना कोई प्रोसेस लेगा ये हम मैक्स मैट्रिक्स के थ्रू बताते हैं। दोस्तों अवेलेबल और मैक्स में कंफ्यूज मत होना। अवेलेबल का मतलब होता है एट प्रेजेंट किसी भी रिसोर्स का कितना इंस्टेंस अवेलेबल है, और मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्स का मतलब होता है हर एक प्रोसेस कितना मैक्सिमम डिमांड करेगा। नहीं तो आप सोचोगे कि मैक्स हमें ये बताएगा कि किसी रिसोर्स की कितनी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, नहीं, मैक्स हमें प्रोसेस के मैक्सिमम डिमांड को बताता है। ठीक है, नाम ऐसा दिया गया है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि n by m मैट्रिक्स डिफाइंस द मैक्सिमम डिमांड्स फॉर ईच प्रोसेस। ओके, तो आइए नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अलोकेशन मैट्रिक्स। तो नाम से आपको पता चल गया होगा, अलोकेशन मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि किसी प्रोसेस की अभी करंट अलोकेशन क्या की गई है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये जो मैट्रिक्स है ये हमें क्या बता रहा है कि वो मैक्सिमम कितना मांगेगा, लेकिन वो सारा का सारा एक साथ नहीं मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोसेस बोलता है, जैसे यहाँ पर P3 कहता है कि R3 का उसे 3 मैक्सिमम चाहिए, लेकिन वो 3 का 3 एक साथ नहीं ले लेगा। अभी फॉर एग्जांपल उसको सिर्फ A1 की रिक्वायरमेंट है, तो अभी वो सिर्फ 1 रिक्वेस्ट करेगा। किससे रिक्वेस्ट करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि मुझे 1 यहाँ पर जो R3 है उसका 1 इंस्टेंस दो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे 1 इंस्टेंस दे देगा। ठीक है, अगर वो स्टेट सेफ स्टेट है तो आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में कैसे पता करते हैं। तो कोई भी जो प्रोसेस है उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है उसमें से कुछ डिमांड एट अ पर्टिकुलर टाइम पे सेटिस्फाई की जाती है, सारी की सारी एक साथ हो ऐसी जरूरी नहीं है। तो जितना भी आपने सेटिस्फाई किया है वो जो सिनेरियो है उसे हम एलोकेशन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, इसे मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। डेफिनेशन थोड़ी देर बाद देखेंगे, फिलहाल इस मैट्रिक्स को दोस्तों देखिएगा। ये मैट्रिक्स क्या बता रहा है कि P1 को अभी 1 इंस्टेंस ऑफ R1, 0 ऑफ R2, 0 ऑफ R3, 1 इंस्टेंस ऑफ R4 ये अलोकेटेड है, लेकिन उसने डिमांड कितना किया था 20, यहाँ पर सॉरी उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी थी 2011, इतना मैक्सिमम डिमांड है, लेकिन एट प्रेजेंट उसको इतना ही अलोकेट किया गया क्योंकि उसको इतनी ही जरूरत थी अभी। तो दोस्तों जितना मैक्सिमम है और जितना उसे अलोकेट किया है दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब मैक्सिमम में से जो अलोकेटेड हो सब्ट्रैक्ट कर दे, तो बचेगा क्या? फ्यूचर डिमांड, जिसे हम नीड मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीड मैट्रिक्स क्या बताता है कि फ्यूचर में और कितना मांग सकता है, फ्यूचर में और कितना मांग सकता है, कितना आपने अलोकेट किया है उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, तो मैक्सिमम में से अलोकेट सब्ट्रैक्ट कर दो तो फ्यूचर में कितना बचा हुआ डिमांड है वो आपको पता चल जाएगा। राइट, यहाँ पर अलोकेशन का पहले डेफिनेशन देख लो। इट इज ऑल्सो एन n by m मैट्रिक्स, n इज नंबर ऑफ प्रोसेस, m इज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, defines the number of resources of each type currently allocated to each process। currently कितना allocate किया है। तो जैसा अभी दोस्तों मैंने आपको नीड के बारे में बताया, तो नीड मैट्रिक्स क्या है? नीड मैट्रिक्स बेसिकली अगेन अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स विच इंडिकेट रिमेनिंग रिसोर्स नीड ऑफ ईच प्रोसेस। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर इस मैट्रिक्स को इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा जो यहाँ पर है। तो आप देखोगे P1 को 1 अलोकेट किया गया है और उसकी मैक्सिमम डिमांड 2 थी, तो बचा कितना 2 - 1 1। ठीक है, उसी तरह दोस्तों मैंने बाकी के सब्ट्रैक्शन किया, आप चेक कर सकते हो। तो नीड मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगा? अलोकेशन मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मैक्स मैट्रिक्स से। तो दोस्तों ये थे 4 बेसिक मेन डेटा स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है ये बैंकर्स का, ये कैसे काम करता है। सो दोस्तों बैंकर्स एल्गोरिथम को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि बैंकर्स एल्गोरिथम इन्वॉक कब होता है, मतलब वो कब एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो बैंकर्स एल्गोरिथम ये जो है ये इन्वॉक होगा। मतलब जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा तो बैंकर्स एल्गोरिथम इन्वॉक होकर ये चेक करेगा कि उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर देने से जो रिसोर्स एलोकेशन का स्टेट है वो सेफ है या नहीं है। इसलिए मैंने सेफ और अनसेफ स्टेट पहले डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अगर वो स्टेट सेफ है तो वो रिसोर्स एलोकेशन कर दी जाएगी, अगर अनसेफ है तो उस प्रोसेस को दोस्तों वो रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जाएगा, उसे वेट करना होगा। तो यहां पर आपको ये समझना है कि हमारा जो बैंकर्स एल्गोरिथम है is executed whenever any process puts forward the request for allocating the resources। मतलब जब जब कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा किसी रिसोर्स के लिए तब तब बैंकर्स एल्गोरिथम सामने आके चेक करेगा कि वो रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा दोस्तों आपको इतना तो समझ गया कि हम हर एक प्रोसेस से, मतलब जितने भी प्रोसेस सिस्टम में हैं उनसे पहले ही पूछ के रख लेते हैं कि भाई तू फ्यूचर में मैक्सिमम कितना रिसोर्सेस लेगा। मतलब बैंकर्स एल्गोरिथम असली मतलब यहाँ पर हम लोग देखें कि सही से एग्जीक्यूट हो। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम सही से एग्जीक्यूट हो, इसके लिए आपको पहले से ये पता करके रखना होगा कि सारे प्रोसेसेस के मैक्सिमम डिमांड क्या है। मतलब अगर आपको मैक्सिमम डिमांड नहीं पता तो बैंकर्स एल्गोरिथम नहीं लगा सकते। तो जो मैक्स डिमांड है वो आपको पता होनी चाहिए, ये आप पहले नोट कर लो। तो एक बार दोस्तों आपको मैक्स डिमांड पता हो गई कि ये फलाना फलाना प्रोसेस फ्यूचर में मैक्सिमम इतना डिमांड करेगा, तो आप जब भी वो प्रोसेस कुछ रिक्वेस्ट करेगा, जैसे एक प्रोसेस ने बोल दिया फॉर एग्जांपल P1 एक प्रोसेस है जिसने बोल दिया कि भाई मैं R1 की मैक्सिमम 10 इंस्टेंस को फ्यूचर में यूज करूंगा,
तो दोस्तों ये P1 फ्यूचर में कभी भी 10 से ज्यादा नहीं मांग सकता। अगर वो 10 से ज्यादा मांगने की कोशिश करेगा तो बैंकर्स एल्गोरिथम तुरंत उसे रोक देगा और बोलेगा भाई तूने पहले तो 10 बोला था, अभी तू ज्यादा मांग रहा है। ठीक है, तो बस P1 क्या कर सकता है, उसने बोला 10 का वो यूज करेगा, तो उसमें से जरूरी नहीं कि वो 10 एक साथ मांगे, पहले 2 मांगेगा, फिर 3 मांगेगा, फिर बचे हुए मांगेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके टोटल 10 लेगा। समझे? तो इसलिए जब भी कोई प्रोसेस, इन जनरल मैं कहूँ कि कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स की, तो प्रोसेस, मैं यहाँ पर सपोज अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास प्रोसेस PI है जो किसी रिक्वेस्ट को कोई रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए, तो मैं कहूँगा रिक्वेस्ट ऑफ I जो है वो दोस्तों हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। किससे? उसकी जो मैक्सिमम डिमांड थी, मतलब प्रोसेस I की जो मैक्सिमम डिमांड थी उससे वो छोटा होना चाहिए। राइट? और एक तरीके से हम लोग कैसे कह सकते हैं इसी चीज को कि एट प्रेजेंट मान लिया कि आपने प्रोसेस को कुछ अलोकेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल P1 ने बोला था, P1 ने कहा था कि उसे मैक्सिमम 10 चाहिए, तो उसे एट अ प्रेजेंट आपने 5 अलोकेट कर दिया है, तो उसे और रिमेनिंग कितना बचा हुआ है देने को? 5। इसलिए फ्यूचर में अगर P1 जो है वो फिर से कुछ रिक्वेस्ट करता है तो वो 5 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि 5 दे चुके हैं, बचा 5 ही है। तो इसलिए हम एक और तरीके से इसे लिख सकते हैं कि भाई जो रिक्वेस्ट है ith प्रोसेस की, वो हमेशा उसकी जो अभी रिमेनिंग नीड है, जो नीड मैट्रिक्स हम बता रहे हैं, तो नीड ऑफ जो I है दोस्तों, वो उससे रिक्वेस्ट जो है या तो छोटा हो या तो इक्वल हो। एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे एट प्रेजेंट नीड जो मैट्रिक्स है, यहां पर दोस्तों हमारे पास जो नीड मैट्रिक्स है, मान लिया फर्स्ट वाले प्रोसेस का जो नीड मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह हमें दिखता है। पहला एंट्री 2 है रिसोर्स R1 के लिए, फिर रिसोर्स जो R2 है उसके लिए नंबर है 4, और रिसोर्स R3 के लिए जो है उसके लिए नंबर है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस जो P1 है उसकी रिमेनिंग जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो है 2 4 1। अगर प्रोसेस ये रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है, उसने रिक्वेस्ट नहीं किया अभी तक, अगर वो सपोज एक रिक्वेस्ट भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई मुझे जो है वो 2 कॉपीज ऑफ चाहिए R1, 5 कॉपीज ऑफ चाहिए R2 और 0 कॉपी चाहिए R3 की, तो ये रिक्वेस्ट सेटिस्फाई की जाएगी कि नहीं? तो आपको ये चेक करना होगा कि ये जो रिक्वेस्ट है बाय प्रोसेस 1, जिसे मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट 1, ये क्या छोटा है या इक्वल है नीड ऑफ 1 से। तो दोस्तों ये एक क्या है, सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस से छोटा, ये हम कैसे पता करते हैं कि इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिव वो छोटे या इक्वल होने चाहिए। मतलब हमें ये चेक करना है कि रिक्वेस्ट लेस देन या इक्वल टू हो, तो इसका मतलब नीड से, तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ का पहला एलिमेंट जो है यहाँ के पहले एलिमेंट से छोटा है या इक्वल है कि नहीं। यस, दोनों इक्वल है, चलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है 5, यहाँ पर है 4। तो दोस्तों ये जो चीज है ये बड़ी हो गई इससे ना, जबकि रिक्वेस्ट का हर एक एलिमेंट या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए नीड के हर एक एलिमेंट से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हाँ, तो इसलिए दोस्तों ये रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं की जाएगी, क्योंकि जो नीड है वो बची हुई रिमेनिंग नीड 4 है और प्रोसेस डिमांड 5 की कर रहा है, जो गलत है। समझे? तो हमेशा दोस्तों जो रिक्वेस्ट है वो हमेशा नीड से कमी होगा या इक्वल होगा। तो आपको ये समझना होगा कि नीड क्या बता रहा है कि रिमेनिंग उसको कितना बचा हुआ है देने के लिए। तो जितना रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग जो उसकी डिमांड है, रिमेनिंग जो डिमांड है उससे ज्यादा कभी भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ये यहाँ पर लिमिटेशन है, आपको समझना होगा अच्छे से। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ गया तो आपको ये भी समझ गया होगा, क्या कोई प्रोसेस अवेलेबिलिटी से ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकता है? मतलब अगर मेरे सिस्टम के अंदर जो R1 है उसका सिर्फ 2 ही यहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल है, क्या कोई प्रोसेस P1 R1 का यहाँ पर रिक्वेस्ट 2 से ज्यादा यानी 3 रिक्वेस्ट कर सकता है R1 के इंस्टेंस को? नहीं, यहाँ पर कर सकता है, लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज कर रहा है वो इसे अलाउ नहीं करेगा। मतलब जैसे अगर कोई प्रोसेस जो है वो यहाँ पर किसी रिसोर्स की जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी अगर वैल्यू अवेलेबिलिटी से बढ़ जाती है तो उसे वहां पर एग्जीक्यूट नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो चेकिंग होगी वो यही होगी कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, अवेलेबिलिटी के हिसाब से और नीड मैट्रिक्स के हिसाब से। तो आइए पहले हम इसे समझते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि सेफ्टी कैसे टेस्ट की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये चेक किया जाएगा, अब यहाँ पर रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम को देखिएगा कि जो भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या टेस्ट किया जाएगा कि रिक्वेस्ट ऑफ ith प्रोसेस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू नीड ऑफ I। मतलब ith प्रोसेस का जो नीड है, मतलब रिमेनिंग जो डिमांड है, उससे हमेशा करंट जो रिक्वेस्ट है वो छोटा ही होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं है, अदरवाइज रेज एन एरर कंडीशन सिंस द प्रोसेस हैज एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम क्लेम। मतलब उसने शुरू में बोला था कि भाई मैं इतना ही लूंगा मैक्सिमम फ्यूचर में, और वो हम कैसे पता कर रहे हैं? नीड मैट्रिक्स है। नीड मैट्रिक्स क्या बता रहा है हमें? रिमेनिंग डिमांड कितनी है। मतलब किसी प्रोसेस की अगर मैक्सिमम डिमांड 10 थी, उसमें से 5 उसे दे दिया
तो मैक्सिमम रिमेनिंग कितना है उसका 5 है। तो जो उसका मैक्सिमम रिमेनिंग है जो नीड मैट्रिक्स बता रहा है उससे वो ज्यादा अगर मांग ले तो गलत है ना भाई, तो उस प्रोसेस को हम रोक देंगे, भाई तूने गलत बताया था मुझे। तो अगर सपोज ऐसा नहीं होता है, मतलब प्रोसेस ये रिक्वेस्ट अगर मतलब ये सेटिस्फाई होता है कंडीशन रिक्वेस्ट ऑफ ith प्रोसेस लेस देन इक्वल्स टू नीड ऑफ ith प्रोसेस है, तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे। तो स्टेप 2 क्या है दोस्तों, देखिएगा, जहां पर अब हमें ये चेक करना है कि जो भी रिक्वेस्ट आई हुई है वो अवेलेबिलिटी से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिक्वेस्ट ऑफ ith प्रोसेस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल रिसोर्सेस, मतलब वो जितने रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेस की वो दोस्तों सेटिस्फाई कब होगा, जब आपके पास उतने अवेलेबल होंगे। अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे जो अगला स्टेप है। अगर नहीं है तो हम एरर रेज कर देंगे यहाँ पर सिंस रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल करके, ठीक है। तो उसको पीआई को वेट करना पड़ेगा जब तक रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए। हो सकता है कि वो किसी और प्रोसेस को असाइन किए गए, वो प्रोसेस जब रिलीज होगा तब अवेलेबल मैट्रिक्स बढ़ जाए, राइट। तो आई होप आपको ये दोनों स्टेप समझा होगा। अभी जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में पूरा होता कैसे है, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, एग्जांपल के थ्रू पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई हाँ ठीक है, रिक्वेस्ट नीड से छोटा है, रिक्वेस्ट अवेलेबल से भी छोटा है, मतलब रिक्वेस्ट को हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि अगर ये रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर दिया जाएगा तो कहीं आपका जो रिसोर्स एलोकेशन का स्टेट है वो कहीं अनसेफ तो नहीं हो गया, मतलब कहीं साइकिल विकल बंद तो नहीं गई, कहीं डेडलॉक के केस में तो नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों वो चीज को कैसे चेक किया जाएगा, उसके लिए हम बेसिकली सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है, बैंकर्स एल्गोरिथम मेक्स एन अजम्पशन दैट द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज हैव बीन एलोकेटेड टू द प्रोसेस। मतलब अब बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करेगा, ये अज्यूम करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट आई हुई है ना उसे सपोज मैं दे रहा हूं, मतलब उसे प्रोसेस को वो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करा दे रहा हूं। तो सेटिस्फाई करा देने के बाद क्या आपको याद है हम प्रीवियस में जब सिंगल इंस्टेंस वाला डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि हम रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करके देखते हैं साइकिल बन रही कि नहीं। सिमिलर केस यहां पे हो रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना उसे सेटिस्फाई करके हम लोग देखेंगे कि रिजल्टिंग स्टेट सेफ है या अनसेफ है। अब यहां पर हम साइकिल नहीं चेक करते, यहां पर हम अलग कंसेप्ट का यूज करते हैं जो भी हम देखेंगे, सेफ्टी एल्गोरिथम, ठीक है। तो सेफ्टी एल्गोरिथम इज अ पार्ट ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। हम बैंकर्स एल्गोरिथम को ही डिस्कस कर रहे हैं, ये सब उसके पार्ट है। तो अब दोस्तों बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करके चेक करेगा कि कहीं अनसेफ स्टेट में तो नहीं जा रहे हम लोग। अब वो कैसे होगा इसे हम लोग देखते हैं। तो अब हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करेगा, मान लेगा कि उस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया गया। अगर रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया गया तो यहां पर क्या क्या होने वाला है पहले उसे समझ लेते हैं। कि मान लिया कि अभी उसकी जो करंट रिक्वेस्ट है वो है 100, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिसोर्स जो 1 है उसका 1 इंस्टेंस चाहिए, रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3 का 0 इंस्टेंस चाहिए। और उसकी दोस्तों जो रिमेनिंग फ्यूचर की डिमांड है मैक्सिमम वो है 210, ये उसकी नीड है, ठीक है। मतलब नीड का मतलब समझ रहे हो, कितना बचा हुआ है फ्यूचर के लिए मैक्सिमम, इतना वो मांग सकता है। लेकिन वो पूरा एक साथ नहीं मांग रहा है, वो करेंटली कितना मांग रहा है, इतना मांग रहा है। इसलिए दोस्तों अगर मैं इतना उसे असाइन कर दूं प्रोसेस को, मतलब 100 अगर मैं असाइन कर दूं तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि अब इसके पहले रिमेनिंग 210 था। तो 210 से 100 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 110। तो ये अब प्रेजेंट नीड ये हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, देखो बहुत आसान है। जो हमारा प्रोसेस है वो कह रहा है कि मुझे फ्यूचर में R1 की 2 इंस्टेंस का नीड होगा, R2 के 2 इंस्टेंस का नीड होगा फ्यूचर में, ओके। लेकिन एट प्रेजेंट उसे कितनी नीड है, उसे नीड है दोस्तों यहाँ पर 100 की। इसलिए अगर मैं ये अलोकेट कर देता हूं तो फ्यूचर में रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 1, देन 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करो 0 1, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 0। तो मतलब फ्यूचर में अब रिमेनिंग जो नीड रह गया है वो है 110। तो इसलिए हम लोग नीड मैट्रिक्स को मॉडिफाई करेंगे। अब नीड ऑफ आई क्या हो जाएगा कि पुराना नीड जो भी था उसमें से अभी जो रिक्वेस्ट आपने सेटिस्फाई कर दिया वो सब्ट्रैक्ट, इजी। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हो तो सेटिस्फाई कर कैसे रहे हो, अवेलेबल जो आपके पास रिसोर्सेस है उसी में से निकाल रहे हो ना। इसलिए अवेलेबल वाला जो मैट्रिक्स है वो भी यहां पर रिड्यूस हो जाएगा। तो अवेलेबल क्या हो जाएगा, पुराना कितना अवेलेबल था, ठीक है, पुराना कितना अवेलेबल था, देन उसमें से यहां पर मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं, ओल्ड अवेलेबल रिसोर्सेस में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे करंट रिक्वेस्ट को। समझ रहे हो, देखो किसी प्रोसेस की रिक्वेस्ट को आप अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की उसी में से तो निकालोगे ना, कितना निकालोगे, जितना रिक्वेस्ट है। तो अवेलेबल कितना है उसमें से रिक्वेस्ट को निकाल दो तो अब ये करंट अवेलेबल हो जाएगा, मतलब अवेलेबल इस तरह रिड्यूस हो जाएगा। अब बताओ और कौन अपडेट होगा यहां पर दोस्तों। नेक्स्ट जो अपडेट होने वाला है, हमने नीड को अपडेट कर दिया, अवेलेबल को अपडेट कर दिया। अब यहां पर हम लोग जो थर्ड चीज को अपडेट करेंगे वो कौन सी होगी, यहां पर अलोकेशन, मतलब प्रोसेस को कितना अलोकेट किया गया है। दोस्तों अलोकेशन वाली जो मैट्रिक्स होगी उसमें जो ith प्रोसेस की एंट्री होगी वो कैसे चेंज होगी कि पुराना अलोकेशन क्या था
और पुराने अलोकेशन में हम क्या ऐड कर देंगे, अभी जो नया रिक्वेस्ट आया है वो ऐड करेंगे, क्योंकि पुराना जितना अलोकेट किया तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, न्यू रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई किया जा रहा है, तो इसलिए न्यू रिक्वेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ी देर में हम इसे एग्जांपल के जरिए समझेंगे। तो ये 3 मॉडिफिकेशन हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम कर देगा और फिर ये करके देखेगा कि अब जो प्रेजेंट अलोकेशन स्टेट है वो सेफ है कि नहीं। ठीक है, तो इस 3 स्टेटमेंट को पहले मैं दिखा देता हूं यहां पर आपको। सो यहां पर मैंने वो तीनों स्टेटमेंट को लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों ये कर देने के बाद, ये सारे मॉडिफिकेशन कर देने के बाद अब बैंकर्स एल्गोरिथम लिखेगा कि जो करंट स्टेटस है, करंट अलोकेशन रिसोर्स का है, वो स्टेट अगर सेफ है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर प्रोसेस जो भी रिक्वेस्ट किया था उसकी रिक्वेस्ट को वैलिड मान लिया गया। अगर वो अनसेफ में गया, अब अनसेफ में कैसे जाएगा, वो कैसे चेक करेंगे, यही मेन पार्ट है पूरे एल्गोरिथम का जो भी हम देखने वाले हैं। अगर दोस्तों वो अनसेफ में गया है ना, तो ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन किया है इसे रोल बैक करेंगे, मतलब फिर से अब ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे और प्रोसेस ने जो भी रिक्वेस्ट किया था वो अबॉर्ट कर दिया जाएगा और प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है कि नाउ बैंकर्स एल्गोरिथम फॉलोज द सेफ्टी एल्गोरिथम टू चेक, तो तीनों पॉइंट आपको दिख गए। बैंकर्स एल्गोरिथम फॉलोज द सेफ्टी एल्गोरिथम टू चेक वेदर द रिजल्टिंग स्टेट इट हैज एंटर इन इज अ सेफ स्टेट और नॉट, मतलब जो भी स्टेट नया है रिसोर्स एलोकेशन का वो सेफ है कि नहीं, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सेफ्टी एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम काफी इंपॉर्टेंट है और यही कोर पार्ट है पूरे यहाँ पर बैंकर्स एल्गोरिथम का। अभी तक तो हमने सिर्फ यहाँ पर देखा कि सेफ्टी टेस्ट करने के पहले क्या क्या टेस्ट करना होगा, राइट। तो अब ये जो अलोकेशन किया है, जब भी रिसोर्स आप अलोकेट कर दे रहे हो तब वो जो नया स्टेट बन रहा है ना, वो सेफ है कि नहीं, ये मेन पार्ट है। अब उसका क्या मतलब होता है थोड़ी देर में हम समझेंगे। इट इज अ सेफ, इफ इट इज अ सेफ स्टेट देन इट अलोकेट्स द रिसोर्स रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज टू द प्रोसेस इन एक्चुअल, मतलब अगर वो सेफ स्टेट है तो यहाँ पर जिस भी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की थी ना, उसे वो रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। अगर नहीं है, सेफ स्टेट नहीं है, तो क्या लिखा गया, इफ इट इज एन अनसेफ स्टेट देन इट रोल बैक्स टू इट्स प्रीवियस स्टेट, मतलब ये सब कैलकुलेशन रोल बैक कर दी जाएगी। एंड आस्क द प्रोसेस टू वेट लॉन्गर, मतलब प्रोसेस को बोलेंगे भाई तू वेट कर जब तक यहाँ पर सेफ स्टेट नहीं हो जाता इस एलोकेशन की वजह से। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं ये सेफ्टी एल्गोरिथम काम कैसे करता है। एक बार हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेंगे, फिर मैं इसके एल्गोरिथम को एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंटेक्स के हिसाब से कैसे लिखना चाहिए आपको इस एल्गोरिथम को। सो यहाँ पर दोस्तों सेफ्टी एल्गोरिथम को समझाने के लिए मैं एक सिनेरियो कंसीडर कर रहा हूँ जिसके अंदर हमारे पास ये 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5 और उनकी मैक्सिमम डिमांड की मैट्रिक्स दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि P1, P2, P3, P4, P5 इनकी जो A, B, C यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो रिसोर्सेस हैं। रिसोर्स A, रिसोर्स B, रिसोर्स C की मैक्सिमम डिमांड P1 कितना कर सकता है, ये इस रो से आपको पता चल रहा है 753। उसी तरह बाकी के प्रोसेसेस की मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी रिसोर्स A, B, C की, वो दी गई है। अब एट प्रेजेंट क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है ये मैक्सिमम डिमांड है। ओके, इसमें से कुछ कुछ करके वो बीच बीच में मांगेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखिएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, विच इज इनिशियल अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों इनिशियली जो ABC है, मतलब जब हमारा सिस्टम जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ भी लोकेशन नहीं हुई है, तब A की टोटल अवेलेबिलिटी है 10, B की टोटल अवेलेबिलिटी है 5 और C की अवेलेबिलिटी है 7। और मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर सिस्टम में कौन सा अलोकेशन किया गया है वो देख रहा हूँ, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम T सपोज अलोकेशन जो पूरा स्टेट है वो कुछ इस तरह है कि प्रोसेस जो हमारे पास P1 है उसे A का 0, B का 1 और C का 0 ऐसा अलोकेशन किया गया है। उसी तरह P2, P3, P4, P5 को कैसे अलोकेशन किया गया है यहाँ पर ये दिखाया गया है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये अलोकेशन डायरेक्टली नहीं की जाएगी, हर एक अलोकेशन के लिए, मतलब जब P1 को 0, 1, 0 अलोकेट किया गया तो बैंकर्स एल्गोरिथम का सेफ्टी एल्गोरिथम इन्वॉक होकर चेक करेगा कि वो अलोकेशन सेफ स्टेट में लेकर जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। और इसी चीज को भी हम देखेंगे कैसे ये चीज की जाती है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसीडर कर रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि इस इंटरमीडिएट स्टेट में कोई नया रिक्वेस्ट आता है तो उस रिक्वेस्ट को हम सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब वो रिक्वेस्ट सेफ स्टेट में लेकर जाएगा यहाँ पर सिस्टम को नहीं लेकर जाएगा, ये कैसे चेक किया जाए। ठीक है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी कुछ अलोकेशन कर दिया गया है यूजिंग सेफ्टी एल्गोरिथम, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, इसमें कुछ गलत नहीं अज्यूम करने में, ये आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर इतना अलोकेट कर दिया गया तो रिमेनिंग कितना होगा, ये इतनी मैक्सिमम डिमांड है, तो इस मैक्सिमम में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब 7 में से 0, 5 में से 1, 3 में से 0, ऐसे हर एक के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में मैक्सिमम नीड कितना रह जाएगा, इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ गया अच्छे से। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अलोकेशन A का टोटल कितना अलोकेशन किया गया है, देखो P1 को A का 0 दिया गया है, P2 को 2 दिया गया है, P3 को 3 दिया गया है A का इंस्टेंस, P4 को 2 दिया गया है और P5 को 0 दिया गया है। तो टोटल A कितने दिए गए, 2, 3, 5, 2, 7 और हमारे पास थे कितने 10, तो 10 में से 7 तो दे दिए, बचे कितने 3। उसी तरह दोस्तों B का देखो कितना इंस्टेंस दिया गया है 2,
तो हमारे पास थे 5, बचेंगे कितने 3। सी का कितना दिया गया है यहाँ पर 5, हमारे पास थे 7, बचेंगे कितने 2। इसलिए जो अवेलेबल है हमारे पास अभी करंटली वो कुछ इस तरह है कि अवेलेबिलिटी करंटली हमारे पास 3, 3, 2 की है। याद रखिएगा ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक्चुअली में अवेलेबल मैट्रिक्स ही है, लेकिन वो इनिशियल अवेलेबिलिटी है, इसलिए मैंने वो इनिशियली लिख दिया है। एक्चुअली में वो भी अवेलेबल मैट्रिक्स ही है, जैसे ही एलोकेशन होगी तो अवेलेबल अपडेट होकर ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है अच्छे से। सो अब ये जो दोस्तों आपको पूरा सिनेरियो दिख रहा है ना, ये एक सेफ स्टेट है। ये मैं यहाँ पर अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसा सीक्वेंस फाइंड कर सकते हो कि इस अवेलेबल मैट्रिक्स से आप हर एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हो। कैसे, जरा देखिएगा। यहाँ पर मैं सीधा वो सीक्वेंस दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हमारा मेन इंटरेस्ट अभी वो नहीं है। मेन इंटरेस्ट ये है कि इस स्टेट में अभी अगर कोई नया रिक्वेस्ट आता है तो वो रिक्वेस्ट कैसे सेटिस्फाई किया जाए, कैसे सेफ्टी एल्गोरिथम चेक करेगा कि वेदर वो रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने से सेफ स्टेट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो कैसे किया जाता है। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर जो मैं सीक्वेंस दिखा रहा हूँ P2, P4, P5, P3, P1, इसे देखिएगा। अगर दोस्तों मेरे पास 3, 3, 2 है तो जरा P2 को देखो। P2 का रिमेनिंग नीड कितना है 1, 2, 2, और मेरे पास है कितना 3, 3, 2, मतलब A का 3 है, B का 3 है और C का 2 है, तो 3, 3, 2 है और इसकी डिमांड है 1, 2, 2 की। तो इसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों इसने ऑलरेडी कितना लेके रखा है 2, 0, 0 और उसका नीड कितना था 1, 2, 2। तो मैं 1, 2, 2 अगर उसे दे दूं तो उस 1, 2, 2 का यूज करके और इसका यूज करके पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा वो, और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद वो क्या करेगा, इन सबको रिलीज कर देगा। तो टोटल रिलीज कितने होंगे 3, 2, 2। कैसे भाई? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो 2, 0, 0 है और 1, 2, 2 है, ये दोनों को सम करोगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा ना। अरे यार यही चीज तो ये दो में स्प्लिट हुई है कि ये करंट अवेलेबल यहाँ कितना है, सॉरी करंट अलोकेशन कितना है, फिर बचा हुआ कितना है। तो अगर बचा हुआ वाला मैं सेटिस्फाई कर दूं तो वो प्लस कितना अलोकेट किया था वो दोनों रिलीज हो जाएंगे जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी इतना रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों 3, 2, 2 जो है हमारा वो अब रिलीज होकर हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है कि दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3, 3, 2 था, जिसमें से हमने 1, 2, 2 दे दिया, तो बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास 2, 1, 0। समझ रहे हैं? 3, 3, 2 से 1, 2, 2 घटा देना है। तो ये हमारे पास अब करेंटली अवेलेबल है। जब ये प्रोसेस रन हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट को हमने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जितना मैक्स है वो रिलीज कर देगा, मतलब वो छोड़ देगा। इसलिए 2, 1, 0 में अब ऐड हो जाएगा 3, 2, 2। तो दोनों को ऐड करो, आपको कितना मिलेगा, मिलेगा हमें 5, 3, 2। अब दोस्तों 5, 3, 2 को लेकर हम लोग P4 की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। P4 देखिए क्या ले रहा है 0, 1, 1। तो जब आप 0, 1, 1 की डिमांड को यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर दोगे तो इसे 0, 1, 1 हटा निकाल दो 5, 3, 2 से, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, 2, 5, राइट। ऐसा यहाँ से पढ़ो 5, 2, 1। तो दोस्तों जब ये P4 की डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तब वो कितना रिलीज करेगा, जितना मैक्स चाहिए 2, 2, 2। जब वो 2, 2, 2 रिलीज कर देगा तो 2, 2, 2 ये हमें वापस मिल जाएगा। तो 5, 2, 1 तो अवेलेबल था, अब 2, 2, 2 मिल गया, तो दोनों को ऐड करो कितना होगा 7, 4, यहाँ पर 3। अब दोस्तों 7, 4, 3 का यूज करके आप P5 के डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हो। P5 का डिमांड कितना है 4, 3, 1 का, तो इसमें से आप 4, 3, 1, 7, 4, 3 से 4, 3, 1 घटा दो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2, 1 एंड 3। सो ये 3, 1, 2 रिमेनिंग है, हमारे पास अवेलेबल है, और हमने P5 के सारे डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए जब वो खत्म हो जाएगा तब वो सारा का सारा जो लिया हुआ है वो रिलीज कर देगा, यानी 4, 3, 3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ रहा है दोस्तों। ये अलोकेटेड है और ये करंटली हमने जो दिया वो दोनों को जोड़कर यही मिल रहा है, तो ये टोटल रिलीज कर देगा वो, मतलब 4, 3 यहाँ पर जो 3 है इतना रिलीज हो जाएगा। तो 3, 1, 2 में दोस्तों 4, 3, 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 4, 7। तो हमारे पास आ गया 7, 4, 5। अब 7, 4, 5 का यूज करके हम P3 के डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। P3 का डिमांड देखो दोस्तों कितना है अभी करंटली 6, 0, 0 का है। यस कर सकते हैं। तो इसलिए 7 हमारे पास जो है 4, 5, इसे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे 6, 0, 0 तो कितना बचेगा 1, 4, 5, राइट। तो 1, 4, 5 हमारे पास अवेलेबल रह गया और हमने 6, 0, 0 इसे दे दिया। तो ये जब यूज कर लेगा उसका, तो जितना भी उसने लिया था अभी तक वो सब रिलीज कर देगा, यानी 902 रिलीज कर देगा, और 902 जो है हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो। तो 5 + 2 कितना हुआ 7, ये 4, 9 + 1 कितना हुआ दोस्तों 10 हुआ, राइट। तो हमारे पास अब करंट अवेलेबिलिटी है 10, 4, 7। इसका यूज करके दोस्तों हम P1 की यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं। P1 का देखो रिक्वायरमेंट कितना है 7, 4, 3 का है, तो हमारे पास है उतने अवेलेबल ना, तो हम उसकी अवेलेबिलिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 10, 4, 7 में से 7, 4, 3 ये दे देंगे 7, 4, 3। तो हमारे पास कितना बचेगा 7 में से यहाँ पर 3 गया तो 4, देन 0 यहाँ पर 3, तो 304 हमारे पास अवेलेबल हो गया। लेकिन P1 जब खत्म होगा तो वो 753 को रिलीज कर देगा, इसलिए 753 जो है वो रिलीज हो जाएगा
और जब 753 जुड़ेगा इसमें तो 4 + 3 7, यहाँ पर 5 और 7 और 3 जोड़ के दोस्तों 10 हो गया, तो 10 5 7 हमारे पास एंड में मिल जाएगा। ये दोस्तों उतना ही है जितना हमारे पास इनिशियली अवेलेबल था। तो एंड में हमें सारे रिसोर्सेज वापस मिल गए। तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जो सीक्वेंस में अगर हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराए तो हम सारे की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो करंट एलोकेशन स्टेट दिख रहा है ये एक सेफ स्टेट है। लेकिन मैंने अभी तक आपको सेफ्टी एल्गोरिथम नहीं एक्सप्लेन किया। ये तो मैंने ये बताया कि ये जो स्टेट है ये सेफ है। ये सेफ बना कैसे? क्योंकि जब दोस्तों ये पूरे एलोकेशन हुए थे ना, तो एक एक एलोकेशन में सेफ्टी एल्गोरिथम लगा था और ये चेक किया गया था कि गिवन जो हमारा स्टेट बन रहा है वो सेफ है कि नहीं। अगर गिवन स्टेट सेफ है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? यही आपको करना है। आपको ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना है कि उस सीक्वेंस में सारे प्रोसेस को रन कराओगे तो सबकी रिक्वायरमेंट को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। समझे? तो अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो कोई टेंशन मत लो, अब मैं आपको अच्छे से इसे समझा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, अगर हमें ये दिया हुआ है पूरा स्टेट यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ये पूरे स्टेट में अब एक सिनेरियो कंसीडर करता हूँ। मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टेट के बाद एक रिक्वेस्ट आती है हमें प्रोसेस 2 से। मतलब ये जो प्रोसेस 2 है ये रिक्वेस्ट करता है 102 का, मतलब उसकी नई रिक्वेस्ट है 102। तो अगर हम लोग इसकी इस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करा दे तो ये जो गिवन पूरा अलोकेशन है ये ट्रांसफॉर्म होकर जो नया स्टेट बनेगा रिसोर्स अलोकेशन का वो सेफ होगा या सेफ नहीं होगा, ये हमें पता करना है। सो दोस्तों देखो बहुत ही आसान है इसे चेक करना कि अगर आप 102 अलोकेट कर देते हो तो देखो उसकी पहली बात करंट नीड क्या है? 122 है। तो क्या 102 122 से छोटा है? यस, मतलब जो रिक्वेस्ट है वो नीड से छोटी है। अब देखेंगे जितना वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्या उतना अवेलेबल है? तो अवेलेबल कितना है हमारे पास? 332। यस, 102 इज लेस देन 332। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को करेंगे और करके देखेंगे कि सेफ स्टेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सेफ स्टेट जा रहा है दोस्तों, ये हमें कैसे चेक करना है कि हमें एक सीक्वेंस फाइंड करना है जिस सीक्वेंस में सारे प्रोसेस की रिसोर्स अलोकेशन को हम रिसोर्स रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सके। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी नीड मैक्सिमम 122 की बची हुई है। अगर दोस्तों उसमें से मैं 102 को सेटिस्फाई करा देता हूं, आपको ये समझा होगा अगर नीड का मतलब क्या है, फ्यूचर में वो मैक्सिमम कितना और मांगेगा, जिसमें से अभी वो एट प्रेजेंट कितना मांग रहा है? 102 मांग रहा है। तो कितना बच जाएगा मांगने के लिए? आपको 122 में से 102 घटाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको मिलेगा 0, फिर दोस्तों 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो यहां पर बचेगा 0। ठीक है, और अलोकेशन जो है दोस्तों उसमें क्या होगा? 102 ऐड हो जाएगा क्योंकि हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए यहां पर 2 में 1 ऐड होगा तो ये 3 हो जाएगा और यहां पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड मॉडिफिकेशन क्या होगा? याद है आपको 3 मॉडिफिकेशन होते थे, एक नीड, एक अलोकेशन और तीसरा क्या? अवेलेबल। तो दोस्तों अवेलेबल जो 332 है ये अब निकल कर अब हमारे पास क्या अवेलेबल हो जाएगा? 332 में से 102 हटा दो तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 3 एंड 0। तो अवेलेबल हमारे पास हो गया 230। तो अब अगर मुझे ये चेक करना है कि नाउ प्रेजेंट स्टेट सेफ है कि नहीं, तो बस आपको दोस्तों ये चेक करना है कि जो भी अभी आपके पास अभी करंटली अवेलेबल है उसका यूज करके आप यहाँ पर जो भी डिमांड्स है बचे हुए, जो भी नीड है फ्यूचर के, वो सेटिस्फाई कर सकते हो कि नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी फ्यूचर के नीड है, मतलब फ्यूचर में उतना मैक्सिमम रिक्वेस्ट कर सकता है, तो उसे आप अगर सेटिस्फाई कर पा रहे हो मतलब ये स्टेट सेफ स्टेट है, एकदम आसान। ठीक है, सो देखो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास 230 है, तो 230 का यूज करके हम किसका यहाँ पर डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको तुरंत यहाँ पर क्लिक हो जाएगा कि जो हमारे पास प्रोसेस P2 है इसकी डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सकता है, राइट। तो अगर दोस्तों मैं P2 की डिमांड को सेटिस्फाई करता हूं, कैसे मुझे पता चला P2 की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 230 है, 230 हमारे पास बचा हुआ है और P2 फ्यूचर में मैक्सिमम कितना मांगेगा? 020 मांगेगा। इसलिए फ्यूचर में मैं P2 की हर एक डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता हूं बिकॉज मेरे पास उससे ज्यादा अवेलेबल है। तो दोस्तों जो 230 है उसमें से अगर मैं 020 दे दूं तो बचेगा कितना? बचेगा 210, राइट। तो इसलिए अब मैं अवेलेबल को अपडेट कर देता हूं। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूं। तो सपोज मैंने अलोकेशन यहाँ पर जो दोस्तों हमारे पास 020 है ये मैंने सेटिस्फाई करा दिया P2 का। ठीक है, तो P2 अगर सेटिस्फाई करा दिया तो जो अवेलेबल है वो कितना बच जाएगा? तो यहाँ पर मैं अवेलेबल को कैपिटल A से दिखाता हूँ। अवेलेबल हमारे पास हो जाएगा 210, जिसे मैंने ऊपर अभी कंप्यूट किया जस्ट। और अगर मैंने नीड उसकी सेटिस्फाई कर दी तो ये 0 हो जाएगा और 020 यहाँ पर अलोकेशन में ऐड हो जाएगा। तो ये जो बीच का 0 ये 2 हो जाएगा। समझ रहे? मैंने 020 अलोकेट कर दिया ना, तो अलोकेशन में ये बीच वाला जो है उसमें +2 ऐड हो जाएगा। तो अब अलोकेशन हो गई 322 की। आई होप आपको क्लियर है अच्छे से। और अवेलेबिलिटी अब हो गई 210 की। अब दोस्तों जो P2 है उसका कोई भी फ्यूचर डिमांड नहीं है, इसलिए P2 अब पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद उसको जितना भी रिसोर्सेज उसके पास है, कितना रिसोर्सेज है दोस्तों?
यहाँ पर जितना भी आपने उसको अलोकेट किया है प्लस जितना उसका यहाँ पर आपने नीड को पूरा यहाँ पे पूरी तरह से नीड को सेटिस्फाई कर दिया, तो आप देखोगे ये जो 3 to 2 है ये इक्वल हो गया मैक्स के, समझे। तो एक्चुअली में कितना रिलीज करेगा ना ये आपको सीधा का सीधा मैक्स से ही पता चल जाएगा। तो आपको प्रोसेस का कंप्लीट होने के बाद ये मैक्स जो है उसको जोड़ देना है अवेलेबल में, मतलब जब प्रोसेस P2 खत्म हो जाएगा तब वो 3 to 2 को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर 3 to 2 को हम ऐड कर देंगे और हमें क्या मिलेगा 0 to 2 1 2 यहाँ पर 3 2 और 3 मिलकर हो जाएगा दोस्तों 5। अब हमारे पास 532 अवेलेबल है, तो हमने P2 को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। अब 532 से आप किसकी डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हो, देखो जरा, इसकी डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हो 431 की, यस कर सकते हैं, बिकॉज 431 इज लेस देन 532। तो मान लो हम इसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर देते हैं P5 की डिमांड को, तो दोस्तों P5 की डिमांड को सेटिस्फाई कर देंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने सब दे दिया 431, और अवेलेबल कितना हो जाएगा 431, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 431 दोस्तों हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 4 गया तो 1। तो इतना हमारे पास अवेलेबल है और इसकी डिमांड पूरी सेटिस्फाई हो चुकी है, इसलिए जब ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिलीज कितना करेगा, जितना दोस्तों इसका मैक्स है 433। तो हमारे पास अवेलेबल है 101 और ये रिलीज कितना कर रहा है 433। तो अब दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना मिलेगा हमें 435। एक बात बताऊं आपको दोस्तों, आपको अगर सिर्फ ये चेक करना है कि सेव सीक्वेंस है कि नहीं, तो आपको बार बार नीड मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप अगर देख ले रहे हो कि नीड जो है वो छोटा है अवेलेबल से, मतलब अवेलेबल से हम उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो सीधा अवेलेबल को वैसे ही रहने दो, जो उसका करंटली अलोकेटेड है ना उसको अवेलेबल में जोड़ लो। मतलब देखो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे कि ये 431 से मैं P5 की डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहा था ना, तो इंस्टेड की मैं 431 इसमें से घटाऊं फिर बाद में जितना टोटल है उसे जोड़ूं, इससे एक और शॉर्टकट है। देखो बड़ा आसान है, इसको शांत दिमाग से सोचो कि आपके पास अवेलेबल था 532, ठीक है, उसमें से आपने देखा कि 532 से हम इसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड थी 431, जो मैंने अभी ये 00 कर दिया है। तो आप क्या कर रहे हो, इसी में से 43 निकाल कर इसे 00 कर दे रहे हो, मतलब यहां पर अलोकेशन में आप 431 ऐड कर रहे हो। बाद में दोस्तों जो अलोकेशन में 431 ऐड कर रहे हो और यहाँ पर 002 है, दोनों को जोड़कर कितना मिलेगा आपको 433 मिलेगा, और इस 433 को बाद में आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो। मतलब जब ये प्रोसेस रिलीज हो जाएगा तब ये पूरा का प्रोसेस जब ये खत्म हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा रिलीज कर देगा, राइट। और अब आपके पास अवेलेबल कितना हो जाएगा, जितना बचा हुआ था और जितना रिलीज किया। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचोगे कि अगर मैं इस डिमांड से इस अवेलेबिलिटी से इसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं, तो दोस्तों मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं ना कि अगर मैं इस अवेलेबिलिटी से इसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं, मतलब जब ये प्रोसेस रिलीज होगा, जब ये प्रोसेस एग्जिट होगा, तो मैं सिर्फ क्या करता हूं, जितना उसका अलोकेशन था ना उसको ही सिर्फ इसमें ऐड करता हूं, समझे। तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आपको फटाफट करने का है तो आप डायरेक्टली 532 में से 002 ऐड कर दोगे ना, तो आपको आंसर डायरेक्टली यहाँ पर 534 मिल जाएगा। घुमा फिरा के आप क्या कर रहे हो, इसी में से निकाल कर वहां पर ऐड कर रहे हो, फिर बाद में वही चीज लाकर फिर से यहाँ पर ऐड कर दे रहे हो। मतलब एक बार जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वापस घूम के यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ पर जो 433 ऐड कर रहे हो ना, ये दो चीजों से बना हुआ है। एक तो जितना आपने उसका डिमांड यहाँ पर नीड सेटिस्फाई किया था जो है 431, प्लस ये जो अलोकेशन उसको था 002, जो 431 यहाँ से निकाल रहे हो वही चीज तो आके बाद में इसी में ऐड हो रही है। तो क्यों निकाल रहे हो, सीधा जो 002 है अलोकेशन वही ऐड करो, समझे। ऐसा भी आप कर सकते हो, तो मैंने बताया बस आपको ऐसा फ्लो में जाना है तो आप सीधा भी जा सकते हो। सो दोस्तों अभी हमारे पास करंट जो रिमेनिंग है वो है 53 यहाँ पर 4। अब हमारे पास कौन कौन रन हो चुके हैं प्रोसेस हम लोग वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ पूरा। अभी तक 534 हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अभी तक के पूरे कैलकुलेशन से हमारे पास 534 आ चुके हैं और हमने रन किसे करा लिया है, P5 को रन करा लिया है। दोस्तों अब 534 से आप किसकी डिमांड को पूरी कर सकते हो, 011 को पूरी कर सकते हो, यस। और जब ये आप इसको पूरा कर दोगे तो सिर्फ जो अलोकेशन है ना उसको ऐड कर दो इसमें। तो यहाँ पर 211 अगर हम लोग ऐड कर दे तो कितना बचेगा 547, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 745। हमने किसकी डिमांड को पूरी किया, P4 की, तो P4 भी एग्जीक्यूट हो सकता है। अब दोस्तों 745 से आप किसकी डिमांड को पूरी कर सकते हो, यू कैन यहाँ पर P3 की डिमांड को आप सेटिस्फाई कर सकते हो क्योंकि उसका डिमांड 601 है। तो उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर दोगे तो जो अलोकेशन है ना उसको बस लाकर ऐड कर दो। मतलब 745 में हम ऐड कर देंगे, उसको करेंटली अलोकेटेड कितना है 302, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 7, 4 and 10, ओके। तो आपके पास है 10, 4, 7। अब दोस्तों 10, 4, 7 यहाँ पर अपना एग्जीक्यूट कौन हो चुका है, P3। अब 10, 4, 7 से हम लोग P1 की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्योंकि उसकी डिमांड कितनी है 743। तो ये सब हो चुका है, इनकी यहाँ पर इनका कुछ भी फ्यूचर नीड अब नहीं है। अब दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट है P1, उसकी सारी डिमांड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उसका जो नीड है वो सब 0 हो गया
और हम लोग ऐड कितना करेंगे 10 4 7 में, जब ये खत्म हो जाएगा तो ये 0 1 0 रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 0 हम ऐड अगर कर दे तो 7 0 7 4 + 1 5 और यहाँ पर 10, तो आप देखेंगे 10 5 7 हमें एंड में मिल रहा है जो इनिशियली अवेलेबल था। तो अगर एंड में उतना मिल रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन पूरा सही है। तो दोस्तों हम एक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एंड में हमने P1 को रन कराया, P2 P5 P4 P3 P1, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में अगर हम प्रोसेस को रन कराए तो प्रोसेस हमारा सेफ स्टेट में जाता है, राइट। मतलब यहाँ पर सेफ स्टेट है, जाता मतलब क्या कि ये रिक्वेस्ट को अगर हम लोग सेटिस्फाई कर दिया, 102 रिक्वेस्ट को अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो इसके बाद दोस्तों जो करें हमारा स्टेट बनेगा वो एक सेफ स्टेट है। क्यों सेफ स्टेट है? क्योंकि हम एक ऐसा सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं जिस सीक्वेंस में अगर हम प्रोसेस को रन कराए तो सारी डिमांड प्रोसेस की सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यही चीज अनसेफ कब होगी। अभी दोस्तों हमने देखा कि अगर मैं रिक्वेस्ट 102 को सेटिस्फाई कराता हूँ तो ये दोस्तों हमारे पास जो भी अवेलेबल था उसमें से 102 निकल जाएगा क्योंकि वो उतना मैं प्रोसेस को दे रहा हूँ, और सेफ सीक्वेंस हमें क्या मिला था, ये मिला था, राइट। तो अगर मैं 102 को इस अवेलेबल में से घटा दूं तो अब जो नया स्टेट बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 230 अवेलेबल हो जाएगा और जो करंट अलोकेशन आपको दिख रही है वो कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। जिसमें मैंने क्या किया है, P2 का जो रिक्वेस्ट आया था वो सेटिस्फाई करने के बाद क्या बचेगा वो दिखाया है 020। एक बार फिर से बैक ले जाकर दिखाता हूँ। अगर आप बैक में यहाँ पर दोस्तों जाएंगे तो P2 जो हमारा है उसका यहाँ पर था 122 नीड फ्यूचर में, और उसने अभी करंट रिक्वेस्ट क्या किया 102 का किया, ठीक है। तो 122 मैक्सिमम कितना करना था फ्यूचर में वो था, अगर उसमें से 102 हम लोग निकाल दें तो अब करंटली क्या बचेगा यहाँ पर नेक्स्ट 020, ठीक है। तो ये 020 अब बच चुका है, मैक्सिमम फ्यूचर में और कितना लगेगा बचा हुआ, और अवेलेबल हमारे पास ये है। तो दोस्तों अगर इस पर्टिकुलर स्टेट में अब हमारे पास ये स्टेट है जो एक सेफ स्टेट है, राइट, जो अभी हमने चेक करके दिया, लेकिन दोस्तों समझ लीजिए इसी समय एक नया रिक्वेस्ट आता है। जो रिक्वेस्ट हमारे पास है प्रोसेस 5 का, प्रोसेस 5 330 इसकी डिमांड करता है, मतलब रिसोर्स 1 का 3, रिसोर्स 2 का 3 और रिसोर्स 3 का 0 कॉपी डिमांड करता है। तो क्या हम उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास उतना अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास ए का सिर्फ 2 अवेलेबल है जबकि डिमांड 3 की कर रहा है, तो इसे वेट करना पड़ेगा। ये रिसोर्स हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते ये रिक्वेस्ट। अब दोस्तों हम दूसरा रिक्वेस्ट देखते हैं। यहाँ पर सपोज जो हमारे पास प्रोसेस 1 है वो रिक्वेस्ट करता है, प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट करता है 020 का। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेस 1 है वो 020 का रिक्वेस्ट कर रहा है, और हमारे पास अवेलेबल भी है ना, हमारे पास 3 कॉपी अवेलेबल है, 3 इंस्टेंस अवेलेबल है बी की, और इसकी रिक्वेस्ट कितनी है 2 की। तो क्या हम इसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों सेटिस्फाई करने के बाद ना ये जो स्टेट बनेगा ना वो सेफ नहीं बनेगा। क्यों, जरा देखते हैं। अगर मैंने 1 की रिक्वेस्ट 020 सेटिस्फाई कर दी, उसे चाहिए कितना था 743, तो अगर उसमें से 020 निकाल दोगे तो बचा हुआ कितना रहेगा 72723, राइट। तो और अवेलेबल कितना हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, अवेलेबल हमारे पास हो जाएगा क्योंकि 020 दे चुके, तो यहाँ पे 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा 210। अब हमारे पास अवेलेबल 210 है। तो अब मुझे ये बताओ 210 का यूज करके इनमें से किसी भी प्रोसेस के आप फ्यूचर डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी को भी पकड़ लो, इसमें से दोस्तों हर कोई भी 210 से छोटा नहीं है। आप इवन इसको भी देखोगे ना तो इसको दोस्तों हम जो सी है उसका 1 चाहिए इंस्टेंस, लेकिन हमारे पास 0 है। इसको देख लो, इसको बी का 3 चाहिए, हमारे पास 1 है। इसको ए का 6 चाहिए, हमारे पास 2 है। इसको बी का 2 चाहिए, हमारे पास 1 है। इसको तो जो चाहिए हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए जो अभी हमारे पास अवेलेबल है उसे हम एक भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो हमें सेफ सीक्वेंस मिलेगा ही नहीं कि हम सारे प्रोसेस की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर पाए। तो इवन तो ये जो रिक्वेस्ट है ये हम यहाँ पर अवेलेबल से निकाल कर दे पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम वो अलोकेट कर दे, अगर हम ये रिक्वेस्ट 020 जो है वो सेटिस्फाई कर दे, तो जो नई स्टेट बन रही है वो अनसेफ है, क्योंकि जो अब नया अवेलेबल रह जाएगा उससे हम किसी की भी डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर सकते फ्यूचर में। इसलिए हम ऐसा सीक्वेंस नहीं फाइंड कर सकते जो सेफ सीक्वेंस होगा, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिस ऑर्डर में अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो तो उनकी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। इसलिए क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इस रिक्वेस्ट को अबॉर्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट होने नहीं देगा। समझे? मतलब ये रिक्वेस्ट जो है उसे सेटिस्फाई नहीं करने देगा। तो ये प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक वहां पर इसकी वजह से सेफ स्टेट ना बने। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। और एक बार मैं फिर से बैक जाके आपको बताना चाहूंगा, इसी तरह जो मैंने ये स्टार्ट करने के पहले आपको ये इनिशियल स्टेट दिखाया था ना, जब यहाँ पर ये मैंने यहाँ से पूरा एक्सप्लेनेशन चालू किया था, तो दोस्तों ये स्टेट बना कैसे था? ऐसे ही हर एक स्टेप में सेफ्टी एल्गोरिथम इन्वॉक होकर ये चेक करेगा कि सेफ सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। तो ऐसे सेफ सीक्वेंस अगर बन रहा है तो उस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई किया जाएगा। आई होप आपको तो अच्छे से दोस्तों समझा होगा कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो आइए हम सिंटेक्स वाइज देखते हैं। ये जो मैंने सेफ्टी एल्गोरिथम आपको बताया ना
कि ये काम कैसे करता है। सो यहाँ पर दोस्तों आगे का एल्गोरिथम बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा कंसेप्ट कि जो भी एल्गोरिथम आगे हम यूज कर रहे हैं उसमें हम एक वर्क मैट्रिक्स यूज करने वाले हैं। उस मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दूं, बेसिकली वर्क मैट्रिक्स इनिशियली अवेलेबल जो हमारे पास है उसके इक्वल होता है। जब भी हम किसी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 102 को अगर मैं सेटिस्फाई करा रहा हूं तो वो एक करा कहां से रहा हूं, अवेलेबल में से ही निकाल के दे रहा हूं ना, तो इसलिए अवेलेबल डिक्रीज हो जाता है। मतलब 3 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 मिलेगा, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 मिलेगा, और 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा। तो अब हमारे पास ये अवेलेबल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क को इस अवेलेबल के इक्वल कर देंगे, यानी 2 3 0। फिर हम लोग क्या देखेंगे, इस वर्क के पास जो भी है उसका यूज करके हम किसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। मतलब अभी तक मैंने आपको कैसे समझाया, इसी अवेलेबल को लेकर हम चेक कर रहे थे, लेकिन उसकी बजाय अब मैं क्या कर दे रहा हूं, अवेलेबल को आगे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अवेलेबल को मैं क्या करूंगा, उसकी कॉपी को वर्क में ले लूंगा और फिर मैं देखूंगा इसकी वजह से मैं जिसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसका यूज करके अगर P2 की डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं तो P2 का पूरा सेटिस्फाई हो जाने के बाद P2 जो रिलीज करेगा वो मैं पहले अवेलेबल में ऐड कर रहा था, अब मैं उसे वर्क में ऐड करूंगा। मतलब वर्क के जरिए मैं चेक करूंगा कि सीक्वेंस क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे अवेलेबल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अवेलेबल की बस कॉपी वर्क में ले लेंगे और वर्क को बार बार डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका एक रीजन है। अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, जब मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं बैक जाके फिर से आपको एल्गोरिथम दिखाना चाहूंगा। दोस्तों ये एल्गोरिथम को याद रखिएगा जहां पर हमने स्टेप नंबर 3 डिस्कस किया था। दोस्तों ये 3 मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं जिसमें हम अवेलेबल को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अवेलेबल क्या हो रहा है, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, फिर हम सेफ्टी एल्गोरिथम लगा रहे हैं, राइट। अगर दोस्तों सेफ्टी एल्गोरिथम ने ये डिसाइड कर लिया कि जो भी आपका करंट रिक्वेस्ट है वो अनसेफ है, तो आपको पूरा रोल बैक करना होता है। तो अगर मैं अवेलेबल को डिस्टर्ब नहीं करूँ ना बार बार, तो हमें रोल बैक करते समय सिर्फ अवेलेबल को क्या करना होगा मालूम है क्या, अवेलेबल में से हमने रिक्वेस्ट को सब्ट्रैक्ट किया था, तो रोल बैक करने के लिए आपको अवेलेबल में बस रिक्वेस्ट को ऐड कर देना होगा, समझे। तो अवेलेबल जो भी आपका अभी एट प्रेजेंट है, अगर आपको रोल बैक करना है तो जो भी रिक्वेस्ट है उसे बस ऐड कर दो फिर से, तो रिक्वेस्ट कैंसिल होकर फिर से अवेलेबल ओल्ड वाला हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप अवेलेबल को बार बार डिस्टर्ब करते हो इंटरमीडिएट स्टेप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड अवेलेबल था ना उसे किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करना होगा और रोल बैक करते समय उस ओल्ड वाले को फिर रिस्टोर करना होगा। तो घुमा फिरा के आपको एक टेम्पररी वेरिएबल रखना है, या तो अभी पहले रखो या तो बाद में रखो। तो अगर मैं बाद में अवेलेबल को डिस्टर्ब नहीं करता हूं तो मुझे टेम्पररी वेरिएबल रखने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट पे। यहां पर बस जब मुझे रोल बैक करना होगा तो मैं अवेलेबल में क्या करूंगा, रिक्वेस्ट ऐड कर दूंगा जो भी रिक्वेस्ट प्रोसेस ने किया था, अगर वो अनसेफ स्टेट है तो, और अवेलेबल अपने आप ओल्ड अवेलेबल के इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों इसीलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि जब सेफ्टी एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं ना, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा स्टेट में आपको फिर से दिखा रहा हूं कि जब ये रिक्वेस्ट की वजह से, यहां पर मैं फिर से आता हूं, देखो ये रिक्वेस्ट की वजह से जब अवेलेबल को हमने अपडेट मारा ना, अवेलेबल हमारा हो गया 2 3 0, तो अब इसके बाद मैं अवेलेबल को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जब मुझे पता चलेगा कि इसकी वजह से स्टेट जो है अनसेफ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो सेफ है, अगर अनसेफ होता था और मुझे अवेलेबल को फिर से रोल बैक करना होता था, तो मैं क्या करता था 2 3 0 में फिर से ये ऐड कर देता था और फिर से हमारा अवेलेबल इनिशियल पे चला जाता था। ठीक है, तो इसलिए मैं आगे क्या करूंगा कि अवेलेबल को ना डिस्टर्ब करके एक उसकी कॉपी बना लूंगा, वर्क में कॉपी कर लूंगा और वर्क को बार बार डिस्टर्ब करूंगा। आई होप आपको ये समझा कि हम वर्क ये जो नया मैट्रिक्स है वो क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग समझते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम। सो दोस्तों जो भी अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा उसी को अब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे एल्गोरिथमिक फॉर्म में लिखा जाए। यहाँ पर आपको समझना होगा कि सेफ्टी एल्गोरिथम का जो मेन पर्पस है वो यही चेक करना है कि कोई एक ऐसा आर्बिट्रेरी सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें अगर हम सारे प्रोसेसेस को रन करें तो उनकी जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। और इसके लिए जो मैंने कहा कि हम एक वर्क जो है वो एरे लेने वाले हैं जो बताएगा कि करेंटली जो जो प्रोसेस रन होते जा रहा है उनसे जो जो रिलीज हो रहा है रिसोर्सेस उसको ये क्या करते जाएगा, अपने में ऐड करते जाएगा, राइट। तो इनिशियली वर्क क्या होगा, अवेलेबल के इक्वल होगा, और जैसे जैसे प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं उनसे जो रिसोर्स रिलीज हो रहा है वो वर्क में ऐड होते जाएंगे। तो बेसिकली वर्क क्या बता रहा है, करंट अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इट इज अ सिंगल डायमेंशनल एरे दैट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्सेज टाइप करंटली अवेलेबल। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम अवेलेबल को डिस्टर्ब ना करके उसका यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल वर्क ले लेते हैं जिसमें हम अपडेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने एरे बनाया हुआ है, इस तरह का हमारा वर्क जो है वो एरे दिखेगा जो बता रहा है रिसोर्स R1 की 5 इंस्टेंस है, रिसोर्स R2 की 4 इंस्टेंस है, रिसोर्स R3 की 3 इंस्टेंस है, रिसोर्स R4 की 7 इंस्टेंस है। ऐसे जितने भी रिसोर्सेस होंगे उतना इसका साइज बढ़ते जाएगा। दोस्तों हमारा सेकंड जो एरे है, अभी आप अगर नहीं समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं कई सारे एग्जांपल आपको MID Pro ऐप पे कराऊंगा जिसमें हम लोग इस बैंकर्स एल्गोरिथम पे कम से कम 8-9 एग्जांपल्स देखेंगे। पूरी तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे आपको शॉर्टकट वे से या कोई भी कितना भी ट्रिकी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम एकदम डीप में देखने वाले हैं और आपको तब ये क्लियर हो जाएगा कि वर्क ये सब कैसे बीच बीच में अपडेट होता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि पिछले एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया रहेगा, नहीं तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो जाके बैक देखिएगा और थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, अपने आप आपको समझ जाएगा।
सो दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं वो है फिनिश मैट्रिक्स। फिनिश मैट्रिक्स बेसिकली क्या यहाँ पर रखता है अपडेट कि कौन कौन से प्रोसेसेस फिनिश हो चुके हैं। तो अगर मेरे पास n प्रोसेस है तो ये एक 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स होगा जिसका साइज n होगा, और हर एक पोजीशन पे मतलब हर एक एरे के जो पोजीशन है उस पर जो वैल्यूज होंगी वो या तो 0 होंगी या तो 1 होंगी। तो अगर 0 है मतलब प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ है, 1 है मतलब प्रोसेस फिनिश हो गया। कुछ इस तरह देखिएगा यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक एरे है जिसमें 4 टोटल यहाँ पर उसकी साइज है और वो करस्पॉन्ड्स टू है प्रोसेस P1, P2, P3, P4। जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे 0 है मतलब P1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे 1 है मतलब P2 अभी तक कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों हम अपडेट कर रहे हैं ना वर्क को अपडेट कब करेंगे, जब हमने देखा कि करंट अवेलेबिलिटी से हम किसी प्रोसेस के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो जब वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। जब वो अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देगा ना, तब हम उसके फिनिश में आकर, जैसे फॉर एग्जांपल P2 ने अपने सारे प्रोसेस जो रिसोर्सेज थे वो रिलीज कर दिए और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो हम उसके एंट्री 1 कर देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोसेस खत्म हो चुके हैं, मतलब कौन कौन से प्रोसेस फिनिश हो चुके हैं, राइट। तो इट इज अ सिंगल डायमेंशनल एरे दैट स्पेसिफाइज वेदर द प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन और नॉट। ठीक है, तो जो भी हमने इसके पहले रामायण आपको बताया इतना बड़ा, वो सबको करने के लिए आपको ये 2 डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। अब ये दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे, आइए ये देखते हैं। तो दोस्तों इनिशियली क्या होने वाला है कि जो हमारे पास वर्क है वो अवेलेबल के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको ये थोड़ी ही देर पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, वर्क को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी अवेलेबल को कॉपी कर लेते हैं वर्क में। तो अवेलेबल जो है वर्क में कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर अब जो फिनिश है सबका वो इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी प्रोसेस को इनिशियल लेवल पे किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो वर्क में अवेलेबल की वैल्यू है उसका यूज करके हम किस किस के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और जिस किस के रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते जाएंगे वो जो रिलीज करेंगे वो हम किस में ऐड करेंगे, वर्क में ऐड करेंगे। और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि वर्क में आपको डायरेक्टली क्या ऐड करना है, किस प्रोसेस को, अगर किसी प्रोसेस का आप रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर देते हो तो उसको जो करेंटली अलोकेट किया गया ना उसे बस आप ऐड कर दो, राइट। तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिएगा क्या करना है, आपको सर्च करना है उस प्रोसेस के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट फिनिश ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स। मतलब अब वो प्रोसेस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और नीड ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू वर्क। वर्क में इनिशियली दोस्तों क्या है, अवेलेबल है, मतलब वर्क में जो भी आपके पास अभी करंटली अवेलेबल है रिसोर्सेस, उस रिसोर्सेस का यूज करके अगर आप किसी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, या आप कब पता करोगे, जब वो प्रोसेस अभी तक फिनिश नहीं हुआ है और उसकी जो नीड है वो लेस देन इक्वल्स टू वर्क है, मतलब उसकी नीड को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने एक ऐसा प्रोसेस फाइंड कर लिया तब आप उसकी नीड को सेटिस्फाई कर दो और फिर उसके फिनिश फिर जाकर फॉल्स की जगह ट्रू कर दो। तो बेसिकली ये जो फॉल्स है इसका मतलब है 0 स्टोर करना, ठीक है। और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते, तब क्या करना है अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस चीज को पढ़िएगा जो लिखा गया है कि सेफ्टी एल्गोरिथम लुक्स फॉर एन अनफिनिश्ड प्रोसेस हुज नीड इज लेस देन इक्वल टू वर्क। वर्क क्या है, करंट कितना अवेलेबल है, राइट। तो हमारी अवेलेबिलिटी से अगर हम उसकी नीड को सेटिस्फाई कर पाते हैं, मतलब नीड लेस देन इक्वल टू वर्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ सच प्रोसेस एग्जिस्ट्स देन स्टेप 3, अभी स्टेप 3 क्या मैं बताऊंगा आपको, एंड अगर नहीं करता तो हम स्टेप 4 पे जाएंगे, जो भी हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 पे हम तब जाएंगे जब हम किसी की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, और अगर हम नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसको जो भी अलोकेट किया गया वो रिलीज कर देगा। सो यहाँ पर दोस्तों एक बार अगर सक्सेसफुली स्टेप नंबर 2 हो गया तो हम स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। स्टेप नंबर 3 पे आके क्या करना है, इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इनिशियली हमारा जो फिनिश वाला था एरे उसमें सब 0 थे, तो मैं एक 3 साइज का एरे लेता हूँ जिसमें ये तीनों एंट्रियाँ 0 है, विच करस्पॉन्ड्स टू प्रोसेस से P0, P1 एंड P2। ओके, अब मान लीजिए जब मैंने स्टेप नंबर 2 को एग्जीक्यूट कराया ना, तब मुझे पता चला कि यार ये जो P1 की रिक्वायरमेंट थी ना, फॉर एग्जांपल वर्क की जो वैल्यू है, वर्क जो एक एरे है वो एक सपोज 2 साइज का एरे है, मतलब हमारे पास सपोज 2 रिसोर्सेस ही हैं और उनकी करंट अवेलेबिलिटी है 1,2, ठीक है। 1 करस्पॉन्ड टू रिसोर्स R1 यहाँ पर और 2 R2, मतलब R1 का 1 इंस्टेंस है, R2 का 2 इंस्टेंस है। और मैंने देखा कि यहाँ पर एट प्रेजेंट जो P1 है हमारे पास, P1 की जो नीड है करंट वो है 0,1, तो मैं देख रहा हूँ 0,1 को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ वर्क का यूज करके। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब मैंने ये फाइंड किया ना तो मुझे यहाँ पर आई की वैल्यू मिली 1, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे जो यहाँ पर जो हमारे पास P1 है ना उसकी हम नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसके फिनिश को वहाँ पे उसका फिनिश अभी मैं देखूंगा फॉल्स है, मतलब अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ है, और उसका जो नीड है इट इज लेस देन इक्वल्स टू वर्क है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, क्योंकि उसका जो अभी दोस्तों नीड है वो 0,1 है और वर्क 1,2 है। तो 0,1 इज लेस देन 1,2, मतलब ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तब मैं क्या करूंगा, उस प्रोसेस को रिक्वेस्ट उसकी जो भी है उसको सेटिस्फाई करके देखूंगा
और जब वो प्रोसेस रन हो जाएगा तो अपनी जो भी उसको अलोकेट किया गया था उसे रिलीज करेगा, फिर उसकी अलोकेशन को हम वर्क में ऐड कर देंगे। अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। तो इसलिए अब इसके बाद क्या करना है स्टेप नंबर 3 में कि वर्क के अंदर ऐड करना है वर्क मतलब पुराना अवेलेबिलिटी प्लस अभी जो ith के रिक्वेस्ट को आपने सेटिस्फाई किया, ith की नीड को आपने सेटिस्फाई किया, ये ज्यादा बेटर होगा वर्ड कि ith के नीड को जो आपने सेटिस्फाई किया दोस्तों, उस वो सेटिस्फाई होने के बाद तो पूरी तरह ith प्रोसेस रन हो जाएगा। जैसे हमारे केस में P1 था, P1 पूरी तरह रन हो जाएगा, फिर वो अपने अलोकेशन को रिलीज कर देगा। तो उसका जो अलोकेशन है अब वो ऐड हो जाएगा अवेलेबिलिटी में, और अवेलेबिलिटी को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वर्क हमारा अपडेट हो गया और प्रोसेस P1 भी फिनिश हो गया। इसलिए प्रोसेस P1 के फिनिश इंडेक्स पे आकर मतलब फिनिश ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी 1। दोस्तों ये जो फिनिश मैट्रिक्स है इसके ith इंडेक्स पे आकर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 लॉक कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो फॉल्स लिखा गया है इसका मतलब 0 भी होता है। ठीक है, तो फॉल्स या 0 दोनों एक चीज है और यहाँ पे 1 या ट्रू दोनों एक चीज है। अब एक बार हमने ये देख लिया, वर्क को अपडेट कर लिया और फिनिश भी 1 कर लिया, फिर हमें फिर से अब चेक करना है कि अब बचे हुए जो P0 और P2 है क्या इनकी रिक्वेस्ट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि आपका जो वर्क है उससे आप P0 की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर पाते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं जो रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ बार बार, इसका मतलब नीड है। आपको याद होगा वो नीड जो था हम उसे चेक करते थे कि किसकी नीड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। तो मान लिया हमने जो P0 है उसकी नीड को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो P0 की नीड को अगर मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ तो मैं फिर ये 2 अगर मैं चेक करूंगा तो पहला जो है वो ट्रू हो जाएगा बिकॉज अभी तक वो 0 है ना। फिर ये दूसरा भी ट्रू होना चाहिए बिकॉज अगर नीड ऑफ आई लेस देन वर्क है तो ही तो सेटिस्फाई कर पाऊंगा। तो वर्क मतलब अवेलेबिलिटी से जो नीड है वो कम होगी तभी हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो सपोज P0 का नीड जो है कम है वर्क से और मैंने सेटिस्फाई कर दिया तो वर्क हमारा अपडेट हो जाएगा, वर्क इक्वल टू वर्क पुराना वर्क प्लस P0 की जो भी अलोकेशन होगी वो, क्योंकि P0 उसे रिलीज कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, फिनिश ऑफ आई 1 कर देंगे, मतलब यहाँ पर जो है ये 1 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों इसके बाद जो नया वर्क मिला उससे हम चेक करेंगे कि अब हम P2 को कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए मैं फिर से यहाँ पर गो टू स्टेप 2 लिखा है, मतलब फिर से यहाँ पर जाकर चेक करना होगा कि अब हम ये P2 को कर सकते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए P2 का भी कर सकते हैं तो फिर से हम इसे 1 करेंगे, राइट, और यहाँ पे वर्क जो है ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हम फिर से गो टू स्टेप 2 में जाएंगे तब आप क्या कोई एक ऐसा इंडेक्स आई फाइंड कर सकते हो जिसके लिए जो फिनिश आई है वो फॉल्स हो नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब तीनों के तीनों ट्रू हो चुके हैं। यहाँ पर भी 1 हो चुका है, यहाँ पर भी 1 हो चुका है, यहाँ पर भी 1 हो चुका है। तो ये जो एरे थी इसमें सारे एंट्रियां 1 हो चुकी है, इसलिए ये स्टेटमेंट अब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब आपको एक ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं दिखेगा जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो, मतलब ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं दिखेगा जिसमें फिनिश ऑफ आई 0 हो, फॉल्स मतलब 0। इसलिए अभी आप बाहर आ जाओगे लूप के और अब स्टेटमेंट नंबर 4 पे आओगे। तो वन ऑफ द रीजन क्या होगा बाहर आने का कि सारी एंट्रियां 1 हो चुकी है। और दोस्तों दूसरा रीजन क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता था कि P2 की रिक्वेस्ट को आपने सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, मतलब वर्क की जो वैल्यू थी वो P2 के नीड से कम थी, मतलब अवेलेबिलिटी कम थी, P2 का नीड ज्यादा था। तो हो सकता है कि ये जो दोस्तों आपके पास इंडेक्स है ये 0 का 0 बना रहे। तो जब आप P1 P0 को फिनिश करने के बाद फिर से ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए थे उस समय हो सकता है कि फिनिश ऑफ आई पे आपको फॉल्स मिल गया था, मतलब ये वाला एक आपको ऐसा इंडेक्स आई मिल गया था जिसकी एंट्री 0 थी, लेकिन उसके लिए ये फॉल्स हो गया, समझे, मतलब उसकी नीड जो है वो लेस देन वर्क नहीं थी। तब यहां पर दोस्तों वो स्टेट अनसेफ होगा। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इससे बाहर निकलने के 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि सारे एंट्रियां 1 हो तब, और अगर सारी एंट्रियां 1 है मतलब आपने सारे प्रोसेस को फिनिश कर दिया, मतलब सेफ स्टेट है वो, राइट। तो इसलिए जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो हम ये चेक करेंगे हम बाहर किस वजह से आए, क्या सारे एंट्रियां 1 थी। अगर सारी एंट्रियां 1 है इसका मतलब हम सेफ स्टेट में थे। अगर ऐसा नहीं है, अगर हम दूसरे वजह से बाहर आए तो दोस्तों वो अनसेफ स्टेट था। उसका रीजन क्या था कि हम नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। इसलिए जब स्टेटमेंट नंबर 4 होगा यहाँ पर वो ये चेक करेगा कि इफ फिनिश ऑफ आई इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई, मतलब अगर सारे के सारे यहाँ पर जो भी फिनिश के इंडेक्स है उस पर अगर सब लिखा गया 1 1 1 1 ट्रू, मतलब दोस्तों 1, ओके। तो यहाँ पर जो मैंने 1 लिखा है इसका मतलब ट्रू है, तो कहीं मैंने वहां 1 लिख दिया, यहाँ पर ट्रू अगर मैं बोलूँ तो वो भी सेम चीज होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों अगर फिनिश ऑफ आई हर जगह ट्रू है या हर जगह 1 है तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वो स्टेट क्या होगा, सेफ होगा। लेकिन अगर बाहर निकलने का रीजन ये नहीं है, अगर कुछ और है, और क्या होगा कि आप दूसरा रीजन दोस्तों बताया मैंने, जो नीड है उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मतलब इसकी वजह से फेल हुए। तो अगर ऐसा है तो वो स्टेट अनसेफ है। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्लियरली हम लोग नेक्स्ट जो होगा एल्स सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट, राइट।
और अगर सिस्टम दोस्तों अनसेफ स्टेट में है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे। मतलब आपको याद है मैंने पहले बताया था कि अगर अनसेफ मिल गया तो जो भी हमने अपडेट मारे थे ना वो 3 चीज़ों में, अवेलेबल, नीड वाला एंड उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारी रिक्वेस्ट आई थी वो रिक्वेस्ट को लेकर हमने अवेलेबल में अपडेट मार दिया था, राइट। उसके बाद हमने मार दिया था नीड में अपडेट मार दिया था, अलोकेशन में अपडेट मार दिया था। तो वो तीनों के तीनों अपडेट को रोल बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम सेफ और अनसेफ स्टेट को चेक करते हैं। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ये हम समझ लेते हैं। सो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए हमें प्रोग्राम को थोड़ा केयरफुली देखना होगा कि ये जो पूरा का पूरा सेकंड स्टेप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पहले हम निकालते हैं। दोस्तों अगर आप देखोगे कि ये जो स्टेटमेंट है फिनिश आई इक्वल्स टू फॉल्स, ये कितना टाइम लेगा, ये कांस्टेंट टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बस पता करना है कि जो फिनिश ऑफ आई है वो फॉल्स होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली इंडेक्स एरे पे जाकर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे वैल्यू 0 है कि 1 है। तो ये कांस्टेंट टाइम लेने वाला है, ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो दोस्तों नेक्स्ट वाला है कि नीड ऑफ आई, मतलब आई प्रोसेस का नीड, ये लेस देन इक्वल्स टू वर्क होना चाहिए, ये कितना टाइम लेगा ये हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो वर्क एरे है वो कुछ इस तरह है। अब वर्क जो एरे होगा उसमें कितने टोटल पोजीशंस होंगे, जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं। तो ऐसा मैं एक एग्जांपल रैंडम लेता हूँ कि मान लीजिए 3 यहाँ पे 4 पोजीशंस हैं और यहाँ पे वैल्यू है 2 1 0 1, ओके। तो ये हमारा वर्क एरे है। और दोस्तों जो हमारा नीड होगा वो भी एक एरे होगा। सो यहाँ पर मेरे पास नीड एरे है जिसे मैं लेता हूँ से 0 1 0 2। और दोस्तों अगर ये नीड एरे हमारे पास है जो एक ith प्रोसेस का है और मुझे चेक करना है कि नीड क्या लेस देन इक्वल्स टू वर्क है, तो कितना टाइम जाएगा, हमें एक एक पोजीशन चेक करना होगा कि नीड में जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है जो 0 है वो क्या 2 से कम है, यस। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है 1, क्या वो यहाँ के सेकंड पोजीशन से कम है, यस है। फिर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, ये दोनों भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू, मतलब लेस देन इक्वल्स टू हर एक पोजीशन के लिए चेक करना है करस्पॉन्डिंग, ओके। मतलब यहाँ नीड के 0th इंडेक्स लेकर वर्क के 0th इंडेक्स के दोनों वैल्यू को चेक करना है कि वो लेस देन इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि। फिर नीड का सेकंड वाला इंडेक्स, मतलब यहाँ पर देखिए ये 0th इंडेक्स है, ये इसके बाद ये फर्स्ट इंडेक्स है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट इंडेक्स वाला उठाएंगे और यहाँ से हम लोग फर्स्ट इंडेक्स वाला उठाएंगे। फिर देखेंगे कि नीड का फर्स्ट इंडेक्स लेस देन इक्वल्स टू वर्क का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू को ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ये 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंडेक्स पे वैल्यू है 2 पे, वो यहाँ के इंडेक्स की वैल्यू 0 से इक्वल है, चलेगा। फिर उसके बाद वाला ये 2 है और ये क्या है 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों लेस देन इक्वल्स टू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें टोटल टाइम कितना लगा ये चेक करने के लिए कि नीड ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू वर्क है कि नहीं। तो आप देखोगे कि टोटल टाइम यहाँ पर जो लगा है वो हमें साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एरे है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो नीड वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है नीड ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू वर्क, इसका दोस्तों टाइम होगा ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ दिस एरे, क्योंकि हर एक पोजीशन को हमें कंपेयर करना है। सो लेट साइज ऑफ एरे इज m, तो यहाँ पर दोस्तों हमें टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ m। ये आपको समझना है। मतलब ये जो पूरा लूप है ये जितनी बार चेक करेगा उतनी बार ये जो 2 स्टेटमेंट है ये तो कांस्टेंट टाइम लिया, ये ऑर्डर ऑफ m लेगा। तो मिला के बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ m टाइम लगेगा। अब मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस है, से P1 P2 P3 अप टू Pn। तो दोस्तों हमें चेक करना है कि सारे प्रोसेसेस में से कौन सा वो प्रोसेस होगा जिसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होगी। अब मैं ऐसा एकदम वर्स्ट केस लेता हूं कि मान लीजिए कि वो ढूंढते ढूंढते जो लास्ट वाला प्रोसेस था उसके लिए दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसके पहले जो ये कंडीशन है वो फेल होती है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइएगा कि जब मैं सपोज P1 को मैंने P1 को सिलेक्ट किया, ठीक है, देखिए लूप क्या कह रहा है, फाइंड्स एन इंडेक्स आई सच दैट ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इनिशियली तो सारे फिनिश फॉल्स होंगे क्योंकि किसी भी प्रोसेस को अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, तो ये सबके लिए ट्रू रहेगा इनिशियली। लेकिन दोस्तों ये सबके लिए ट्रू है ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि सबके लिए फॉल्स था एक्सेप्ट लास्ट वन। तो जब हम P1 के पास आएंगे तो हमें ये चेक करना है कि उसके लिए फॉल्स है। तो कैसे पता, कितने टाइम में पता चलेगा, वो ऑर्डर ऑफ m टाइम में पता चलेगा। मतलब इसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ m टाइम लगेगा और हमें पता चला कि P1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर हम P2 के पास आए, उसके पास भी हमने ये चेक किया और हमें पता चला कि वहां पर भी हमें ऑर्डर ऑफ m टाइम लग रहा है और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ऐसे करते करते ऑर्डर ऑफ m टाइम सब में गवाते गवाते हम एंड में पहुंचे Pn के पास और वहां पे हमें अगेन ऑर्डर ऑफ m टाइम लगा, लेकिन उसके लिए सपोज ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। ओके, तो अब दोस्तों आप देखोगे अगर ऐसा होता है तो हम लोग हमें एक ऐसा इंडेक्स मिल गया, हमें कोई एक ऐसा इंडेक्स मिलना चाहिए सबके लिए कंडीशन ट्रू, ऐसा जरूरी नहीं। क्या लिखा गया है, फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो यस हमें एक इंडेक्स मिल गया जो लास्ट वाला n है। तो हम नीचे आएंगे, वर्क को अपडेट करेंगे एंड देन फिनिश ऑफ आई, यानी जो दोस्तों फिनिश मैट्रिक्स होगा उसमें लास्ट इंडेक्स पे जाकर 1 कर देंगे बिकॉज Pn जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। तो अब Pn जो है वो गेम से बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो फिनिश हो चुका है। तो अब दोस्तों कितने प्रोसेस बचे, अब टोटल बचे हैं P1 P2 P3 अप टू Pn-1 तक।
अब हमें क्या करना है, फिर से गो टू स्टेप 2 जाना है और फिर से ऐसा इंडेक्स ढूंढना है जिसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइएगा, अभी जो पहला राउंड था उसमें टोटल टाइम कितना लगा, ऑर्डर ऑफ एम ऑर्डर ऑफ एम ऑर्डर ऑफ एम, ऐसा कितनी बार, एन बार, यानी ऑर्डर ऑफ एम इंटू एन, राइट। एम 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 कितनी बार, एन बार, तो एम एन टाइम लगा। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मेरे पास प्रोसेस एक डिक्रीज हो गया क्योंकि एक फिनिश हो चुका है, तो मेरे पास प्रोसेस है n-1, तो अब कितना टाइम लगेगा, n-1 इंटू एम, क्योंकि वर्स्ट केस में क्या होगा कि ढूंढते ढूंढते ये जो कंडीशन है पता चला हमें फिर से लास्ट वाले के लिए सेटिस्फाई हो रही है, मतलब pn-1 के लिए। तो इसलिए अगली बार दोस्तों जब हम करेंगे तो हमें हर एक के लिए फिर से ऑर्डर ऑफ एम ही लगेगा, लेकिन अब कितनी बार रिपीट कर रहे हैं मैं, ये n-1। एक चीज याद रखिएगा कि जो एरे की साइज है ना, नीड एरे और वर्क एरे, वो चेंज थोड़ी ना हो रही है, वो ऑर्डर ऑफ एम ही है, तो हर बार ऑर्डर ऑफ एम लगेगा। यहाँ पर दोस्तों फिर से यहाँ पर हमें टाइम लगेगा m इंटू, अब नंबर ऑफ प्रोसेस जो है चेंज हो चुके हैं n-1, तो अब n-1 फिनिश हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर आके वर्क को ये सब अपडेट करने का फिर से गो टू स्टेप पे जाएंगे और अब हमारे पास कितने प्रोसेस है, n-2, इसलिए नेक्स्ट टाइम कितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम दोस्तों हम एग्जीक्यूट करेंगे तो m इंटू n-2 टाइम लगेगा। आई होप आप समझ रहे हैं, ये मैं वर्स्ट केस ले रहा हूँ, और ऐसे करते 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 m इंटू 2 प्रोसेस जब बचेंगे फिर m इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं m कॉमन ले लेता हूँ और ब्रैकेट में क्या बचेगा, n देन n-1 देन n-2 एंड अब ऐसे करते करते 2 + 1, तो आप देखेंगे दिस इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2, यानी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, उसमें हाईएस्ट टर्म n स्क्वायर होगा। दोस्तों ये इधर से हमको हाईएस्ट टर्म n स्क्वायर मिलेगा ये पूरे एक्सप्रेशन से, तो इसलिए टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ ये m इंटू ये पूरे सीरीज में से मैक्सिमम टर्म क्या है, n स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ m इंटू n स्क्वायर। ओके, तो ये दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे सेफ्टी एल्गोरिथम की और इनडायरेक्टली बैंकर्स एल्गोरिथम की, क्योंकि बैंकर एल्गोरिथम में सबसे मेन पार्ट यही है, बाकी सब जो भी छोटे छोटे इसके पहले के पार्ट्स थे वो दोस्तों इसके सामने मतलब डोमिनेटिंग नहीं है। सबसे डोमिनेटिंग टर्म क्या है, ऑर्डर ऑफ m इंटू n स्क्वायर, मतलब सबसे ज्यादा टाइम यही ले रहा है सेफ्टी एल्गोरिथम, तो हम कह सकते हैं बैंकर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m इंटू n स्क्वायर है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें जिसमें हमारे पास सिंगल रिसोर्सेज थे, जो रिसोर्सेज थे उसके सिंगल इंस्टेंस थे, मतलब जितने भी रिसोर्सेज अगर हमारे सिस्टम में है उसमें अगर सारे रिसोर्सेज के सिंगल इंस्टेंस है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम बैंकर्स एल्गोरिथम नहीं लगाएंगे, वहां पर हम लगाएंगे वो साइकिल वाला कंसेप्ट, मतलब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल है कि नहीं वो हम पता करेंगे। और अगर हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल पता करना है तो उसमें हमें जो टाइम लगेगा वो दोस्तों लगेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर डीएफएस का यूज करके। आगे मैं एल्गोरिथम में डीएफएस कराऊंगा तब हम देखेंगे साइकिल कैसे हम जिससे डिटेक्ट करते हैं। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो अगर हम डीएफएस लगाकर अगर पता करें कि पूरे हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कितने वहां पर साइकिल है कि नहीं, तो दोस्तों हमें टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। n इज नंबर ऑफ प्रोसेस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कम टाइम लगता है, बैंकर्स में ज्यादा टाइम लगता है। तो इस हिसाब से अगर हम दोनों में देखें तो बैंकर्स कम एफिशिएंट है, रिसोर्स एलोकेशन वाला ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन हम रिसोर्स एलोकेशन को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते मल्टीपल इंस्टेंस वाले में, तो बैंकर हमें यूज करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक तरफ बाजू में भी रख देना, तो बैंकर्स एल्गोरिथम की सबसे मेन रिक्वायरमेंट मालूम है क्या है कि उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि कितने प्रोसेसेस और किसी भी प्रोसेस को मैक्सिमम कितना रिसोर्स लगेगा उसके पूरे लाइफ साइकिल में। यहाँ पर आपने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की टेबल पूरी बनाई थी, तो अगर ये आप नहीं पता कर सकते तो बैंकर्स एल्गोरिथम भी नहीं लगा सकते, राइट। इसलिए जनरली क्या होता है कि बैंकर्स एल्गोरिथम प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, तो क्योंकि सारे प्रोसेसेस के पूरे लाइफ में कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं पहले से बता नहीं सकते, इसलिए हम डिटेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब हम यहाँ पर जो डेडलॉक है उसे हो जाने देते हैं और फिर हम आके चेक करते हैं कि अभी जो करंट स्टेट है हमारे सिस्टम में वो सेफ है कि अनसेफ है। मतलब हम ये नहीं देखते कि कोई प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट मांग रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि अगर उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो सेफ स्टेट में जाएगा कि अनसेफ स्टेट में जाएगा, ये सब चेकिंग नहीं करते। हम सिंपली क्या करते हैं, रिक्वेस्ट आ रही है अगर अवेलेबल है तो दे दो, दे देने के बाद सपोज ऐसा होता है कि डेडलॉक चला जाता है, मतलब अनसेफ स्टेट में वो प्रोसेस एंट्री मार लेता है, तो क्या होगा सिस्टम में अगर डेडलॉक हो गए तो यूटिलाइजेशन सीपीयू का कम हो जाएगा। तो हम एक ऐसा एल्गोरिथम यहाँ पर बैंकर का ही मॉडिफाई करके या रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का ही मॉडिफाई करके एल्गोरिथम बना सकते हैं, जो आगे हम देखेंगे, जो क्या करेगा कुछ टाइम बाद खुद इन्वॉल्व होकर चेक करेगा कि सिस्टम में हमारे डेडलॉक है या नहीं है। मतलब अगर सिंगल रिसोर्स इंस्टेंस वाले अगर वहां पर सिनेरियो है तो सिंपली चेक करना होगा कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल है कि नहीं, और अगर यहाँ पर हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं फॉर मल्टीपल इंस्टेंस तो वहां पर हमें बस ये चेक करना होगा कि जो स्टेट है वो सेफ है या अनसेफ है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि दोस्तों बैंकर्स एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे हैं कि कोई प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट मांग रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करे या ना करे, और उसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो सेफ स्टेट जा रहा है कि अनसेफ स्टेट जा रहा है, राइट। ये सब हमें करना पड़ रहा है। अगर अनसेफ है तो हम रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या करेंगे कि हर एक प्रोसेस की एक एक रिक्वेस्ट की वजह से सेफ है अनसेफ है ये सब में बहुत टाइम चला जाएगा। मतलब हर बार अगर कोई प्रोसेस समझो रिक्वेस्ट करता है और हर बार आप बैंकर्स एल्गोरिथम लगाते हो तो ऑर्डर ऑफ आपको टाइम लग रहा है m इंटू n स्क्वायर।
याद रखिएगा यहाँ पर m और n की वैल्यू दोस्तों चेंज होते रहेगी, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोसेस और रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि हर बार अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है और हर बार आप बैंकर्स लगा के पहले ये चेक करोगे कि उसकी रिक्वेस्ट की वजह से सेफ और अनसेफ हो रहा है, तो पता चला प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में काफी टाइम चला जा रहा है, राइट। तो इसलिए दोस्तों जनरली क्या होता है कि इसकी वजह से प्रोसेस एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रोसेस के हर एक रिक्वेस्ट पे बैंकर्स एल्गोरिथम नहीं लगाते हैं, हम लोग नॉर्मली उसके रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करते जाते हैं, और अगर डेडलॉक हो गया तो हम लोग डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम का यूज करके ये पता करते हैं, जो बेसिकली बैंकर्स और रिसोर्स एलोकेशन का ही मॉडिफिकेशन है, जो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेडलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हम रिकवरी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें हम डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली वो इसी का ही मॉडिफिकेशन है, कुछ भी अलग नहीं, उसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।